Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class. Today's lecture is related to lab number 8 regarding functions, and the exercises you are going to perform is call by value. Call by value हमने पढ़ा हुआ है कि हम पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं और फिर कभी हम रिटर्न भी करा रहे होते हैं अपने फंक्शंस की वैल्यूज को, कभी रिटर्न नहीं भी करा रहे होते। तो जब भी हमें रिटर्न कराना होगा तो रिटर्न टाइप डालेंगे, नहीं करवाना होगा तो void लिखेंगे, वरना बाय डिफॉल्ट इंट ले रहा होता है। ठीक है, बहरहाल अब आगे आ जाइए। थ्योरी वगैरह जो है क्लास लैब की पढ़ लीजिएगा। बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये हमें पता है, जो इसके अपने बनाए हुए कंपाइलर के फंक्शंस हैं, इसके अपनी लाइब्रेरीज में जो फंक्शंस है अगर हम वो यूज करेंगे तो बिल्ट इन फंक्शंस होंगे, और जब हम खुद बनाएंगे तो हम कॉल कर वो डिफाइन कर रहे होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और डिफाइन करने भी हमें आता है। सिंटैक्स हमारे पास यहाँ पे है इस वक्त। रिटर्न टाइप बताएंगे, जो भी इन चार, कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो void लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि अगर हम void नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट नो रिटर्न ले रहा होगा, void लिखना पड़ेगा नो रिटर्न के लिए। ठीक है, फंक्शन का कोई भी नेम जो आपने रखा हुआ जो कि कीवर्ड नहीं हो, आइडेंटिफाई के रूल्स को फॉलो कर रहा हो। पैरामीटर 1 2 3 4 जितने रखने वो रखे, कोई पैरामीटर नहीं रखना तो ये ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन ब्रैकेट्स होंगी। फंक्शन की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपने लिख दी। दिस इज सिंटैक्स जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं। यही सिंटैक्स जब सेमीकोलन के साथ देते हैं लाइब्रेरीज के बाद तो वो डिक्लेरेशन हो जाती है, इसका हम प्रोटोटाइप भी कह रहे होते हैं। और जब हम इसको कॉल कर रहे होते हैं तो रिटर्न टाइप हटा के और यही चीजें होती हैं, बस उसमें वेरिएबल्स के नाम आ जाते हैं, सेमीकोलन आ जाता है। ठीक है, तो थ्योरी के लेक्चर्स जो है इससे रिलेट करें, थ्योरी के लेक्चर्स लास्ट में देख लीजिएगा। वो स्टूडेंट जो सिर्फ लैब में रजिस्टर्ड हैं वो अगर थ्योरी के भी लेक्चर्स देख लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये प्रैक्टिस प्रोग्राम है इस क्लास, ये आप बना के देखेंगे पहले ताकि आपको फंक्शन के साथ आप फेमिलियर हो। प्रोग्राम हम समझ लेते हैं यहीं पे। मेक अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब यूजिंग फंक्शन, फंक्शन यूज करते हुए स्क्वायर और क्यूब बनाना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड करना है। एक फंक्शन हमने स्क्वायर के नाम से बनाया हुआ है, मेन ये रहा। ठीक है, मेन से ऊपर ही बना दिया है। जब हम कोई फंक्शन मेन से ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं रहती। लेक्चर्स में ये चीज बहुत क्लियर कर दी थी मैंने कि जब हम कोई भी फंक्शन मेन से पहले ही डिफाइन कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डिक्लेयर भी हो रहा होता है, लेकिन कोई फंक्शन हम मेन के बाद डिफाइन करेंगे तो फिर हमें वहां पे डिक्लेरेशन मेन से ऊपर देनी होगी लाजमी। ठीक है, बहरहाल तो यहाँ पे डेफिनेशन इटसेल्फ इज डिक्लेरेशन एज वेल। तो हमने डिफाइन किया स्क्वायर नाम का फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप इंट है और जो भी वैल्यू लेकर जाएगा वो इंटीजर टाइप की होगी। इंट इंट रिटर्न और ये कॉल बाय वैल्यू, ये दोनों जरूरी नहीं है हमेशा इंट हो। ठीक है, ये डिफरेंट हो सकता है, एक इंट हो सकता है, दूसरा 4 हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, इंट, ये जो इंट है ये डिपेंड कर रहा होता है कि वैल्यू इंटीजर रिटर्न हो, इस रिटर्न के साथ ही कनेक्ट है। ठीक है, और ये जो इंट है ये तो जब वैल्यू कॉल हो रही होगी वो फ्लोट हो या 4 हो या इंटीजर हो तो ये वहां से कनेक्ट हुआ होता है, इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, बहरहाल अब आ जाइए। एक क्यूब के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, ये भी हमने डिफाइन कर दिया ऊपर ही, तो हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हम मेन के बात करते हैं तो इसको डिक्लेयर करना होता है। इसमें आ जाइए, क्लास जब प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, जब चलेगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा। मेन फंक्शन ये कह रहा है कि ए और बी नाम के दो इंटीजर डिक्लेयर कर दो, यूजर से को मैसेज दिखाओ इंटर एनी इंटर नंबर, यूजर जैसी नंबर इंटर करेगा वो उसने ए के वेरिएबल में लाके रख दिया है। उसके बाद ये फंक्शन कॉल होती है। फंक्शन कॉल मेन में भी हो सकती है, किसी और फंक्शन में भी फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने मेन में कॉल किया हुआ है, तो मेन में क्या है कि स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर दो, स्क्वायर एक नाम हमने रखा है, और उसको वैल्यू पास कर दो ए में जो भी वैल्यू रखी हुई है वो पास हो जाएगी, वो कॉपी हो जाएगी स्क्वायर नामी फंक्शन के वेरिएबल में, और जो वैल्यू वहां से रिटर्न होकर आएगी वो बी में स्टोर हो जाएगी। बी इक्वल्स टू स्क्वायर ए का रिजल्ट, स्क्वायर ए की जो भी वैल्यू है वो बी में आ जाए, तो स्क्वायर ए की वैल्यू वो होगी जो स्क्वायर का फंक्शन कैलकुलेट करके देगा। तो ए में जो इनपुट यूजर का रखा था, फॉर एग्जांपल यूजर रखा हुआ है, यूजर ने भेजा है 8, तो ए के अंदर रखी हुई है 8 वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू है 8, ए के अंदर 8 रखा हुआ है, ये ए पास हो जाएगा स्क्वायर नाम के फंक्शन में क्योंकि हमने कॉल स्क्वायर को करवाया है। जब ये स्क्वायर में गया तो स्क्वायर ने इस वेरिएबल को कहा था ये सी वेरिएबल है, तो ये 8 वैल्यू सी में कॉपी हो जाएगी, तो सी की वैल्यू भी अब हो गई 8। स्क्वायर फंक्शन ने ये बोला कि के नाम का एक इंटीजर बना, तो ये जो के इंटीजर है ये स्क्वायर के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, स्क्वायर फंक्शन के बाहर इसका एग्जिस्टेंस 0 है। फिर क्या हम ये करो कि इस के में सी मल्टीप्लाई बाय सी डाल दो,
यानी जो वैल्यू यूजर से पास करवाई है, यूजर ने जो वैल्यू दी थी, जो फंक्शन ने पास किया मेन ने, उसको मल्टीप्लाई कर दो दोबारा उसी नंबर से, और जो भी रिजल्ट है उसको के में डाल दो। वो जो भी रिजल्ट है वाट एवर, जैसे 8 नंबर पास हुआ है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 हो गया, के की वैल्यू हो गई 64, रिटर्न कर दो के। तो ये जो रिटर्न है इंट का रिटर्न, ये वैल्यू के की वैल्यू यानी कि 64 लेकर ये वापस इधर आया। अब इस पूरे स्क्वायर ए की जगह पे 64 लिखा हुआ है जो कि बी में कॉपी हो गई है। यही वैल्यू स्क्वायर फंक्शन में के में थी, यही वैल्यू मेन फंक्शन में बी में है। फिर हमने क्या कि दोबारा प्रिंट कर दो स्क्वायर इज, और बी जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने कहा कि क्यूब ए फंक्शन जस्ट कॉल है, वैल्यू रिटर्न नहीं होकर आ रही, ठीक है। क्यूब फंक्शन कॉल हो गया, वही वैल्यू ए जो यूजर ने दी हुई थी, ए में 8 रखा हुआ था, ए को हमने अपडेट नहीं किया है, यही 8 वैल्यू क्यूब में चली जाएगी। ये रहा क्यूब का फंक्शन। यहाँ पे ये वैल्यू डी के नाम के वेरिएबल में कॉपी हो गई है, ठीक है, सबके अपने वेरिएबल्स हैं। तो 8 अब डी की वैल्यू हो गई है। यहाँ पे हमने रिटर्न किया हुआ है void, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे। तो चूंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे तो हमने यहीं पे प्रिंटिंग करवा दी, मैसेज प्रिंट करवा दिया, क्यूब इज डी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय डी। जो 8 वैल्यू थी वो 3 दफा मल्टीप्लाई हुई, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, और डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट हो गई, ठीक है। तो हमें रिटर्न नहीं करवाया था, तो इस वजह से ये वैल्यू वापस यहाँ नहीं पहुंचे, ये वैल्यू इसके अंदर ही मौजूद है, ठीक है। रिटर्न कराने से ये वैल्यू इसके पास आ जाएगी। तो बी को वैल्यू मिली थी और इसके पास हमने कोई वैल्यू नहीं रखी, वेरिएबल नहीं रखा, तो इसको वैल्यू नहीं मिली। बहरहाल तो ये प्रिंटिंग की कमांड, इसमें हमने प्रिंटिंग इनपुट मेन में लिया है, लेकिन एक आउटपुट हमने मेन से शो किया और दूसरा आउटपुट फंक्शन से डायरेक्ट शो करवा दिया है। ये सब अलाउ है, ठीक है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रोग्राम बनाइएगा। इसी का क्लास ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। जब भी फंक्शन कॉल आएगी, डबल लाइन वाला ये प्रोसेस बॉक्स आ जाएगा, उस फंक्शन का नाम आएगा जिसको कॉल किया है। तो अगर स्क्वायर को कॉल किया तो स्क्वायर नाम आएगा, अगर क्यूब को कॉल किया तो क्यूब नाम आएगा। ये वाला फंक्शन क्यूब का जो फ्लो चार्ट था ये वो है। क्यूब के फ्लो चार्ट को हमने एंड नहीं किया तो हमने रिटर्न नहीं डाला, इट्स टोटली ओके, ठीक है, देयर इज नो मिस्टेक। लेकिन स्क्वायर के फंक्शन को हमने रिटर्न किया था, तो रिटर्न करने के लिए हमारे पास टर्मिनेटर बॉक्स यूज होता है। रिटर्न के वैल्यू की थी वो क्या आ गई, जहाँ जहाँ पे इनपुट था वहाँ पे इनपुट बॉक्स है, ये इनिशियलाइजेशन है, यहाँ सही होगा, ठीक है। ये मिस्टेक है, यहाँ पे इंट के है तो इंट के यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स आएगा। प्रोसेस बॉक्स ये आ गया, ये भी प्रोसेस हो गया, और उसके बाद वापस आया, यहाँ पे इसने डिस्प्ले किया, फिर दूसरा फंक्शन कॉल किया, दूसरे फंक्शन पे चले गया, प्रोसेस किया, उसको वहीं पे इसने आउटपुट शो कर दिया। अगर एल्गोरिथम बनाने को बोला जाएगा तो एल्गोरिथम में आपको ये पूरा स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक इनपुट, स्टेप 3 कॉल फंक्शन स्क्वायर, पूरा ये आपने एल्गोरिथम एक बनाया, फिर फौरन दूसरा एल्गोरिथम बनाया, स्टेप 1 स्टार्ट स्क्वायर, स्टेप 2 इनिशियलाइज किया के, स्टेप 3 के को इक्वेट कर दिया सी मल्टीप्लाई बाय सी, स्टेप 4 रिटर्न वैल्यू टू मेन फंक्शन के, रिटर्न वैल्यू ऑफ के टू मेन फंक्शन। फिर थर्ड एल्गोरिथम इसका लिखिएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है। बहरहाल अब आ जाइए लैब टास्क में जो काम आपको करना है। लैब टास्क में जो ये टोटल 4 प्रोग्राम्स है, बिल्कुल सिंपल, इन सब के आपको कोडिंग करनी है, आउटपुट्स और इसके साथ इनका फ्लो चार्ट, ठीक है। एल्गोरिथम मैं नहीं मांग रही हूँ लैब में, तो लैब में एल्गोरिथम्स नहीं बनाइएगा, लैब में लेकिन फ्लो चार्ट्स होंगे, और लैब में जो है वो कोडिंग होगी और उसके साथ कमेंट्स एंड आउटपुट्स। अब आ जाइए लैब टास्क 1 में क्या करना है। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू प्रोवाइड एन इंटीजर इनपुट इन द मेन। मेन में यूजर से एक इनपुट ले लेना आपको जो इंटीजर टाइप का होगा। द प्रोग्राम देन कॉल अ फंक्शन even odd। मेन से आपको फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन का नाम रखना है आपको even_odd, और ये फंक्शन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। The function accepts that integer as an argument। इस फंक्शन को वो इंटीजर लेना है, कॉल बाय वैल्यू हो गया, डिटरमिन एंड डिस्प्ले इफ द पास इंटीजर इज इवन और ऑड। आपने यूजर से फंक्शन मेन में इनपुट लिया, वो इनपुट आपने फंक्शन कॉल करके कॉल बाय वैल्यू करवा दिया, वो इनपुट इवन और नामी फंक्शन को बिल्ड किया। इवन और नामी फंक्शन को काम क्या करना है कि उस इनपुट को बताना है कि जो नंबर पास किया है क्या वो इवन है या वो ऑड है। और इवन ऑड का प्रोग्राम हम बना चुके हैं। डिवाइड करें, अगर वैल्यू 0 आ रही है
तो वो इवन होता है, और अगर वैल्यू 1 आ रही है तो वो ऑड होता है। 2 से डिवाइड करने के बाद किसी भी नंबर को अगर वैल्यू 0 आ रही है तो वो इवन होता है, रिमाइंडर रिमाइंडर, ठीक है। और अगर वैल्यू 1 आ रही हो तो वो ऑड होते हैं। वो आपने लॉजिक जो है वो इस फंक्शन के अंदर बना दिया, और उस हिसाब से आपने यहीं पे फंक्शन के अंदर ही जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसी में आपने कैलकुलेट किया इवन है या ऑड है, ये लॉजिक बनेगी इसकी। और उसके बाद आपने वहीं पे प्रिंट कर दिया कि इंटर नंबर इज इवन या इंटर नंबर इज ऑड। बिल्कुल सिंपल काम। नंबर 2, एक ही फंक्शन बनाना है इसमें। नंबर 2, write a C++ program that asks the user to provide a character input in the main। यूजर से 4 लेना है आपको। The program then calls a function check vowel। एक फंक्शन कॉल किया आपने check vowel। यहाँ पे अब आप जो पास करेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो 4 डेटा टाइप का होगा, ठीक है, क्योंकि आप करेक्टर पास करवा रहे हैं। तो जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो 4 जिस वेरिएबल में आपने लेके रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने var1 नाम रखा हुआ था, तो ये var1 आपने पास करवा दिया चेक वॉवल के फंक्शन में। चेक वॉवल फंक्शन को आपने कॉल किया, जब कॉल किया तो उसको डिफाइन किया आपने 4 var1 के नाम से whatever, और आगे इसका प्रोग्राम बना हुआ होगा। उस प्रोग्राम में आपको करना क्या है, कोई भी वेरिएबल आपने लिखा उसको पास करवा दिया विद दैट करेक्टर इनपुट एज आर्गुमेंट, कॉल बाय वैल्यू। द फंक्शन शुड डिसाइड एंड डिस्प्ले इफ द करेक्टर इज अ वॉवेल और नॉट। चेक वॉवेल के प्रोग्राम में, चेक वॉवेल के फंक्शन में आपको जो प्रोग्राम करना है, कोड करना है, वो आपको देखते हैं कि जो करेक्टर पास हुआ है क्या वो ए है, ई है, आई, ओ, यू, इनमें से कोई 5, इन 5 लेटर में से कोई है तो आप प्रिंट कर दे यस इट इज वॉवेल। और अगर वो 5 में से नहीं है, उसके अलावा 21 करेक्टर में से कोई करेक्टर है तो आप बता देंगे नो इट इज नॉट अ वॉवेल, ठीक है। तो बस आपको वॉवेल चेक करना है, यस इट इज और नो इट इज नॉट। और अगर आप और साइन यूज कर ले तो कैपिटल ए के लिए, कैपिटल वॉवेल्स के लिए भी ये काम कर ले और स्मॉल वॉवेल्स के लिए भी काम कर ले। तो यूजर ने अगर स्मॉल ओ भेजा होगा तो भी बता दे कि ये वॉवेल है, कैपिटल ओ भेजा होगा तब भी वॉवेल बता दे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चेक वॉवेल का प्रोग्राम बनाना है और उसी में आपने वैल्यू शो कर देनी है कि इफ इट इज वॉवेल यस, इफ इट इज नॉट नो। नंबर 3 में क्या करना है, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द पावर ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर की पावर कैलकुलेट करनी है। इन द मेन फंक्शन आस्क द यूजर टू प्रोवाइड द बेस एंड एक्सपोनेंट। मेन फंक्शन में आप यूजर से पूछिए इंटर एक्सपोनेंट, इंटर बेस, 2 इनपुट्स आपने यूजर से लिए। पास द 2 वैल्यूज टू अ फंक्शन पावर। पावर में आप 2 वैल्यूज पास करवाएंगे, एक का नाम आपने रख दिया फॉर एग्जांपल बेस, एक का नाम आपने रख दिया एक्सपोनेंट। 2 वैल्यूज आपने पास करवानी है, तो इसका मतलब है इस दफा आपको 2 पैरामीटर्स पास करवाने होंगे। डेटा टाइप आप सिलेक्ट कर लीजिए, इंट, ठीक है, या फ्लोट या लॉन्ग, मर्जी आपकी। विच कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। फिर आपको काम ये करना होगा कि पावर के फंक्शन में, पावर के फंक्शन का काम है कि वो पावर कैलकुलेट करे। तो जब आप पावर के फंक्शन की लॉजिक बनाएंगे तो जाहिर है जितनी टाइम आपको एक्सपोनेंट है, फॉर एग्जांपल यूजर से आपने पूछा बेस, यूजर ने दे दिया 4, यूजर से आपने कहा एक्सपोनेंट, यूजर ने बोल दिया 3, फंक्शन कॉल करवा दिया आपने पावर का, पावर का आपने फंक्शन कॉल करवाया तो आपने, ये यूजर का इनपुट है, ठीक है। कोड हो जाएगा, बल्कि मैं इसको कमेंट में डाल देती हूँ, कोड हो जाएगा सी इन बेस, ठीक है। यूजर से बेस मांगा आपने और यहाँ पे आपने लिख लिया सी इन एक्सपोनेंट, और ये यूजर ने आपको एक्सपोनेंट दे दिया फॉर एग्जांपल 3। पावर के फंक्शन में आपने जो 2 वेरिएबल्स भेजेंगे वो वही वेरिएबल्स होंगे जिसमें आपने वैल्यूज रखी होंगी, बेस और एक्सपोनेंट। ये आपने पास करवा दिया, दिस इज मेन, ठीक है। कोड चला इसका व्हाटएवर। फिर आप गए, आपने वैल्यू रखी, नहीं रिटर्न करवानी तो आपने वाइड रख दिया। प्रोग्राम का नाम रखना था, फंक्शन का नाम रखना था पावर, वैल्यू लेकर आया है फॉर एग्जांपल इंटीजर b लेकर आया है और इंटीजर e लेकर आया है। फंक्शन बनाया आपने और यहाँ पे आपने फंक्शन में लिख दिया कि b बेस है, यानी इसको मल्टीप्लाई होना है e टाइम्स। तो आपने बिल्कुल फॉर लूप यूज कर लिया और आपने कहा कि जब तक जो है वो इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू e, जब तक e टाइम्स ना हो
J प्लस प्लस, और उसके बाद आपने कर दिया कि B को मल्टीप्लाई कर दो B से। ठीक है, जो भी लॉजिक बनेगी इसको सेव करा लीजिएगा कोई वेरिएबल लेकर। ठीक है, तो आपने काम क्या किया है, पावर का आपको फंक्शन खुद बनाना है खुद। ठीक है, तो क्या लॉजिक क्या होती है इसकी, सिंपल, कि जो भी बेस है, फॉर एग्जांपल बेस 4 है, एक्सपोनेंट 3 है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, बार बार आपको उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपने इसको लिख दिया कैलकुलेट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट आपने यकीनन पहले जो है वो इनिशियलाइज किया हुआ होगा। तो आपने काम क्या किया इसमें, कि आपने कहा कि 1 से लेकर 3 दफा लॉजिक चले, और कैलकुलेट जो होगा वो हर दफा बी को मल्टीप्लाई करता रहेगा, तो 3 दफा बी मल्टीप्लाई होने के बाद कैलकुलेट में सेव हो चुका होगा। इसके लिए क्लास ज़ाहिर एक्सपोनेंट यूजर दे रहा है, वो 3 भी दे सकते हैं 30 भी दे सकते हैं, तो 30 पावर बहुत बड़ी होती है, तो बेहतर है कि आप लॉन्ग डेटा टाइप ले लें। ठीक है, कैलकुलेट की डेटा टाइप लॉन्ग हो ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा रेंज हो। बहरहाल ये प्रोग्राम आपने बनाया और आपने इसको जो है प्रिंट करवा दिया, कैलकुलेट मैसेजेस आप लिख दीजिएगा। ठीक है, दिस इज जस्ट हिंट। तो ये आपके पास जो है, क्योंकि आपको पावर का फंक्शन खुद बनाना है, एक तो बिल्ट इन फंक्शन है वो आप यूज नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे। जब खुद बनाएंगे तो आपको पता है कि जो भी बेस होगा उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते रहना है, तो हमारे पास सिंपल पावर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हेल्प के लिए है, आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, अपने तरीके से इसको चला सकते हैं। लास्ट है क्लास नंबर 4। राइट अ फंक्शन टेबल which generates multiplicative table of an integer। integer का multiplicative table बनाना है, 2 times 3 times 4 times जो भी बोला जाए। the function receives 3 integer as an arguments। इसमें 2 integer थे पावर में, अब आपको 3 arguments लेके जाना है। क्या क्या काम है सबका। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डिटरमाइंस द टेबल टू बी जनरेटेड, while the second and the third integer tell the starting and ending पर respectively। पहला आर्ग्यूमेंट ये बताएगा किस चीज का टेबल चाहिए, बाकी जो 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो ये बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक का टेबल चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। आस्क द यूजर टू प्रोवाइड 3 इंटीजर एज इनपुट मेन। यूजर से आपने कहा कि 3 इनपुट दे दो मेन में, यूजर से तीनों इनपुट्स आप मेन में लेंगे, और वो तीनों इनपुट्स एक ही प्रोग्राम, एक ही फंक्शन, टेबल के नाम के फंक्शन में तीनों इनपुट्स आप बैक टू बैक, मतलब एज अ पैरामीटर पास करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूजर से आपने 3 इनपुट्स लिए, कितने टाइम्स टेबल चाहिए, एक इनपुट ए आ गया, फिर आपने कहा कहाँ से चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, वो आपने बी में रख लिया, फिर आपने कहा कि एंडिंग कहाँ तक चाहिए, आपने सी में रख लिया। ए बी सी वो तीनों वैल्यूज पास होंगी। वो तीनों वैल्यूज इस तरीके से होंगी कि पहली वाली जो वैल्यू होगी वो ये बता रही होगी कितने टाइम्स टेबल चाहिए, और 3 से 7 बाकी जो 2 वैल्यूज होंगी वो लिमिट्स बता रही होंगी। यानी आपको ये जो 2 वैल्यूज होंगी ये लूपिंग को कंट्रोल कर रही होंगी, कब से शुरू करना है कब पे खत्म करना है, और ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, फॉर एग्जांपल टेबल से 3 वैल्यूज पास हुई हैं 5 3 7, तो इसका मतलब है 5 टाइम्स टेबल चलेगा, 5 का टेबल चलेगा जो 3 से स्टार्ट होगा और 7 तक आपको शो करना है। तो अगर यूजर इसको कह देता है 8, तो फिर आपका जो रिजल्ट आ जाएगा हो जाएगा 8 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 40, ये आपका रिजल्ट होगा। तो जितना यूजर बोलेगा आपको वो उतना टाइम्स टेबल चलाना है। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है और मजे का प्रोग्राम है। तो ये आप बनाइएगा क्लास, वैल्यूज तो पास नहीं कराएंगे, जरा वेरिएबल पास करवाइए। ठीक है, और उतना टेबल आपको, तो ये सैंपल आउटपुट, ये सैंपल आउटपुट है आपके पास, आप कोई भी टेबल चलवाना चाहे आप चलवा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से प्रिंट दो टेबल फॉर्म में, ये नहीं है कि सिर्फ 15 20 25 30 रिजल्ट आपने प्रिंट कर दिया, टेबल फॉर्मेट को भी ख्याल रखिएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 15, इस तरीके से टेबल लो, 3 भी नजर आए 7 भी नजर आए और कितने टाइम्स का टेबल चलना है वो भी नजर आए और आउटपुट भी नजर आए। ठीक है, तो ये आपको काम करना है सिंपल, ये चारों टास्क करने हैं। इन चारों टास्क का आपको कोडिंग विद कमेंट्स एंड आउटपुट्स प्लस इनके फ्लो चार्ट्स, सब में एक एक ही फंक्शंस बनाने हैं, तो सबके 2 फ्लो चार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक मेन हो जाएगा, एक इवन और नॉट फ्लो चार्ट हो जाएगा, एक मेन हो जाएगा, एक चेक वॉवेल हो जाएगा, एक मेन हो जाएगा, एक पावर हो जाएगा, एक मेन हो जाएगा, एक टेबल हो जाएगा।
तो हर किसी के 2-2 फ्लो चार्ट्स बनेंगे और लॉजिक्स आप अपनी बनाते रहिएगा। फ्लो चार्ट्स के अंदर आप तमाम डिसीजन बॉक्सेस और हर तरीके के बॉक्सेस यूज कर सकते हैं और इसकी कोडिंग कीजिए। कोई भी सवाल हो पूछ लीजिएगा और इसको जो है टाइमली जो है LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज।